में अब खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और आज बात खबरों में अब करते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की, जहां पर आपको याद होगा कि कल मुख्तलिफ इदारों की तरफ से छापामार कार्रवाई हुई थी और छापामार कार्रवाई की तरफ से न तो पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया और ना ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। लेकिन अब खबर यह है कि आज सुबह 11 बजे यानी अब से 11 बजे के आसपास श्रीनगर के अंदर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख का जो मुश्तरका पासपोर्ट ऑफिस है वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये बड़ी खबर आ रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल जो वहां पर मामला हुआ था, छापामारी हुई थी, इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे, क्योंकि कल से जबरदस्त चिमेगोइयां चल रही थी कि गैर जरूरी तौर पर या चोर दरवाजे से कुछ पासपोर्ट फराहम किए गए हैं, दिए गए हैं, इजरा किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस और खुफिया इदारे वहां पर आए हैं। अगरचे पुलिस की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है वो अपनी बात को जरूर रखेंगे। बीबी नागर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर है वो आज 11 बजे मीडिया के सामने आएंगे और कल जो छापामार कार्रवाई हुई थी अचानक उस पर तफसीली खाका जो है वो खींचेंगे और बताएंगे कि आखिर अंदर हुआ क्या था और क्यों पुलिस की तरफ से कार्रवाई पासपोर्ट ऑफिस के अंदर हुई थी। तो 11 बजे तक का इंतजार, उसके बाद खबर से उठेगा पर्दा कि क्या कुछ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चल रहा है और पुलिस की तरफ से लगातार छापामारी क्यों हुई थी। आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा सेहत के निज़ाम की भी करते हैं। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम किस तरीके से चल रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, आपके सामने एक एक करके हम रख रहे हैं। लेकिन अब जरा उस इलाके की तस्वीर बताते हैं जहां पर इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 और 70 से 80% तक वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन इन्हीं इलाकों के अंदर तिब्बी सहूलियात कैसी हैं? बुटिंगो सोपोर का इलाका तिब्बी सहूलियात से आज भी अवाम खासतौर से वबाई सूरत हाल के बीच सख्त मुश्किलात से दो चार है। तिब्बी सहूलियात इन लोगों को आज भी मैसर नहीं है। 15 वर्ष कबल जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम सरकार की तरफ से शुरू किया गया था तब पेड थी और आज यूटी बनते बनते भी 2-2.5 सालों के बाद भी 2021 आधा खत्म हो चुका है। लेकिन बुटिंगो सोपोर के लोगों को इंतजार है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कब आखिर मुकम्मल होगा। 15 वर्ष पहले इंतजामिया की तरफ से जब ये शुरू किया गया तो मकामी लोग आज भी मानते हैं कि जिस तरीके से काम जिस रफ्तार से चलना चाहिए था, जो फंड्स वागुजार किए गए थे उनका इस्तेमाल होना था, लेकिन फंड्स वक्त पर ना पहुंचने से एक तो उस वजह से काम सुस्त रफ्तारी से जारी रहा, डिले हुआ और उसकी वजह से आज 15 वर्षों के बाद भी जब मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि 15 वर्ष, तो इंतजामिया इस बात को अभी ये सोच ही रही कि सेंटर कब मुकम्मल होगा और इंतजामिया के साथ साथ आवाम का इंतजार तवील होता जा रहा है। SDH सोपोर जिसे कोविड-19 अस्पताल बनाया गया था इंतजामिया की तरफ से, वबाई मर्ज में जब पहली वेव थी, दूसरी लहर में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर को तब्दील किया गया, तो उसके बाद इन छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आ गई थी कि मकामी सतह पर इलाज मुआलजे के लिए लोग कहाँ जाएं। तो उनमें से बुटिंगो का ये हॉस्पिटल भी अगर तैयार होता तो शायद काम आता, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स में आपको इजाजत ही नहीं थी जाने की। मगर बरसों बाद भी इंतजार इस बात का कि बाकी तो कोविड हॉस्पिटल्स थे, बाकी इलाकों के अंदर तो अस्पतालों पर सवाल उठते थे, लेकिन 15 वर्षों के बाद भी बुटिंगो का तिब्बी मरकज तशना तकमील है, जिसने कसीर आबादी के लिए इस वक्त दर्द सर पैदा कर दिया है। न्यू ट्राइब प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुटिंगो, जिसे 2007 के आसपास सैंक्शन किया गया था, उसके बाद काम भी हाथ में लिया गया, लेकिन फाइनल काम होता और हैंड ओवर टेक ओवर होता और आवाम के लिए ये राहत बनता, शायद ये अभी भी कहीं दिख नहीं रहा है। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है इसके लिए नया DPR बना है जी, इसके लिए फंड्स नहीं है और फंड्स जब तक आएंगे नहीं तब तक इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 15 साल के वक्त के दौरान अगर न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बुटिंगो सोपोर के अंदर बन पाएगा तो फिर तरक्याती मंसूबों पर जो हम करोड़ों और अरबों रुपया सर्फ कर रहे हैं और हज़ारों और लाखों रुपया जो हम सिर्फ वेबसाइट्स पर और इश्तिहारात पर जारी करके हुए ये कहते हैं कि देखिए हमने इतना काम किया, तो अगर उतना काम इस पर किया गया होता तो शायद आज इंतज़ामिया के सामने एक और मिसाल होती। 15 साल के बाद भी बुटिंगो का न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर
तशने तकमील है। और अब फरियाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि साल 2007 में जब रियासत हुआ करती थी और रियासत के अंदर सियासतदान हुआ करते थे और वो प्लानों को एग्जीक्यूट करवाते थे, उस वक्त एक वादा दिया गया था इस इलाके को कि ये मरकज बनेगा। 15 साल के बाद न रियासत रही न वो लोग रहे, लेकिन अब उम्मीद लेफ्टिनेंट गवर्नर से है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मातहत अमले पर हिदायतनामा जारी करते हुए ये साफ कर देंगे कि आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि वबाई सूरत हाल में ये प्रोजेक्ट एनटीपीसी जो है ये मुकम्मल होकर आवाम के लिए राहत कर सके, राहत का पैगाम लेकर आए। ये एनटीपीसी सिर्फ बोटेंगू के लिए काम नहीं करेगा, 15 गांव ऐसे हैं आसपास के जिनके लिए ये एक मशल की तौर पर काम कर सकता है और एक राहत उन लोगों को मिल सकती है। जी आसिफ, चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हवाले से, क्योंकि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जब भी बयान देती है तो बयान बड़ा होता है और कहीं ना कहीं उस पर रिएक्शंस का सिलसिला भी बाद में बहुत तेज होता है। और आपको याद होगा कि कल हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीद रहमान परा के खिलाफ फर्द जुर्म जो आयद किया गया उसमें कितने संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन उसके फौरन बाद दिन में ही कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट के दौरान उन्होंने काफी बड़े सवाल उठाए हैं मुल्क के हसास इदारों पर और यह साफ कर दिया है कि जिस तरीके से मुल्क के इदारे इस बात की ओर चश्मपुशाई कर रहे हैं कि वहां की ओर नहीं देख रहे हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं ये साफ दिखा रहे हैं कि मुल्क के अंदर निज़ाम कैसा है। और ये साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उनकी पॉलिसियों के खिलाफ उठाता है तो उसे किस तरीके से झूठे और बेबुनियाद केसों के अंदर फंसाकर उन्हें किस तरीके से ब्रांड किया जाता है। ये लुबी-लुबाब था ट्वीट का जो कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया था वहीद रहमान पर्रा के लिए, और ये कहा गया था कि ये वही वहीद है जिसने मुश्किल तरीन हालात के अंदर नौजवानों को इकट्ठे किया था और उसके बाद वजीर दाखिला मुल्क के आकर उनसे खिताब कर रहे थे और आज उसी को पाकिस्तान का स्पॉन्सर माना जा रहा है और आज उसी को पाकिस्तान के साथ बैठकर लिंक करने वाला माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल कौमी तहकीकाती एजेंसी पर है, सवाल रियासती इदारों पर है और सवाल उठाया गया है ह्यूमन राइट्स का नाम देकर उन सभी इदारों पर जिनके जिम्मे ये है कि शहरी हकूक बहाल रहे। तो क्या वाकईतन एक निज़ाम को मुतारुफ किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उस आवाज़ को दबाया जा रहा है, उस आवाज़ को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता है और क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अगर आप बड़े पैमाने पर देखेंगे तो यही इस ट्वीट का बड़ा लबुलबाब है जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से जारी किया गया है। चलिए हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब तर्जुमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के, ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा साबिक चीफ मिनिस्टर है रियासत की, जम्मू कश्मीर की रह चुकी हैं और मौजूदा सदर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, ट्वीट करती हैं और ट्वीट के दौरान दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उनकी तरफ से जारी की गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि जितने भी लोग आवाज़ उठाते हैं मरकजी हुकूमत के खिलाफ उन्हें पाबंद सलासल बनाया जाता है, उनके खिलाफ फर्जी केसों का इंतखाब किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हसास इदारे हैं जो इस बात की जमानत देते हैं कि शहरी हुकूक बहाल रहेंगे, वो इदारे भी कहीं ना कहीं खामोश है और उनकी खामोशी पर सवाल उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि कुछ सिस्टम है जिसके तहत चलाने की कोशिश की जा रही है। कि वो सब पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती मैम की तरफ से इस टाइम पे इस तरह का बयान बड़ा बेबुनियाद सा बयान आया है, क्योंकि ये सरासर मैं इस चीज़ को झूठ मानूंगा कि जो लोग सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हर शहरी को अपनी राय रखने की इजाज़त है और हर शहरी अपनी राय रख सकता है और सभी लोग राय रखते भी हैं, उनको माना भी जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक होती हैं। तो जहाँ तक दूसरी चीज की तरफ वो इशारा कर रही हैं, इस टाइम पे उनके बड़े करीबी लोग बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनके ऊपर बड़ी लंबे टाइम से काम कर रही थी और वो चीजें सामने आई हैं, वो लोग ट्रैप हुए हैं। तो उस हवाले से भी इस टाइम पे उनको कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो
मैं यही कहूँगा कि इस पोजीशन पे एक जो लीडर हैं और फॉर्मर सीएम भी रही हैं जम्मू कश्मीर की, इस तरह से बेतुके बयान इस टाइम पे उनकी तरफ से आना बड़ी ना समझी की बात मैं कहूँगा। और यही महबूबा मुफ्ती हैं, जब सीएम थी तो यही इनके बयान अलग हुआ करते थे। इनके दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं महबूबा मुफ्ती के। जब ये पावर में होती हैं तो इनके बयान अलग होते हैं। आपको याद होगा कि उस टाइम पे ये भी कहा करती थी बच्चे आर्मी कैंप्स में दूध लेने जाते हैं, टॉफीज लेने जाते हैं। आज जब इनके करीबी इन चीज़ों में ट्रैप हुए, जहाँ तक बात आती है वही परे की, तो इनके बयान अलग आ रहे हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड्स कश्मीर का आवाम भी जानता है, जम्मू का आवाम भी जानता है। और मुझे एहसास है कि आज के टाइम पे इनके इस तरह के बयान देना मजबूरी है और ये वो दे रही हैं। और डॉक्टर साहब, लेकिन जो लॉजिक पैदा किया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से वो ये भी है कि देखिए, जब हालात ख़राब थे तो वहीद ने एक बड़े जलसे किए, होम मिनिस्टर्स को बुलाया, उस वक्त उनकी पीठ थपथपाई गई। क्या उस वक्त सुराग रसाई इदारों को ये इत्तला नहीं थी कि वहीद रहमान पर्रा जो है ये पाकिस्तान से होकर आया है, इसने वहाँ पर किसी का इंटरव्यू किया है और उसके बाद ये लिंक में है, जब ये सरकार से बाहर आए उसके बाद कार्रवाई हुई? ये लॉजिक पैदा किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, जब सरकार थी तो वहीद परे को महबूबा मुफ्ती मैडम ने बड़ी अच्छी पोजीशन पे रखा था। और उस टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज होते थे। वो प्रोग्राम भी तब ऑर्गेनाइज किया गया होगा, जिसमें सेंटर के मिनिस्टर्स आए होंगे और प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया होगा। लेकिन एजेंसीज की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस टाइम पे भी चल रही होगी, जो इन लोगों को एहसास नहीं होगा। एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन तब सामने आती है जब दूध का दूध पानी का पानी तब क्लियर हो जाता है। ऐसे एजेंसीज कभी भी किसी चीज को ओपन नहीं करती हैं। अगर आज वो चीजें ओपन हुई हैं तो जो भी सामने होगा, जो चीजें भी जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, मुझे लगता है उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब बता रहे थे कि देखिए, इस तरीके के बयानात जो है वो तब आ रहे हैं जब सरकार से बाहर थे, लेकिन जब सरकार के अंदर थे तो बयानात कुछ अलग भी आते हैं। लेकिन फिलहाल ट्वीट के बाद जो हंगामा है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, सियासत जो है वो काफ़ी गर्माहट पैदा कर चुकी है। जब उन्होंने ये कहा कि इंस्टीट्यूशन इदारे जो हैं वो खामोश हैं, वो देख रहे हैं सारे, लेकिन इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिन बढ़ रही है, लेकिन उनकी खामोशी पर सवाल है, ये पूछा है महबूबा मुफ्ती ने। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा बात करते हैं ज़िला बडगाम की भी। आसिफ जी। आसिफ, बिल्कुल, बडगाम के हवाले से आपको बताएं, चंद रोज पहले तकरीबन आज एक हफ्ता मुकम्मल होने जा रहा है जब इंतजामिया की कार्रवाई भी इस इलाके के अंदर जारी है। और वो इलाका जो काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा, और इसलिए सुर्खियों में रहा चूंकि एक 4 साला बच्ची जिसकी तस्वीर आपके सामने हमेशा रही है, जिसको तेंदुए ने अपना शिकार बनाया, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वक्तन फ़ौक्तन इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई के साथ साथ रहनुमा खतूत भी जारी किए जाते रहे। इंतजामिया ने अब जब मामले पर संजीदगी के साथ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है, महकमा वाइल्ड लाइफ हो, महकमा फॉरेस्ट हो, बाकी लोग जो मुतलकिन हैं उन सभी पर, चूंकि जब किसी की जान गई तो उसके बाद इंतजामिया की नींद टूटी थी और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था। कई इलाकों के अंदर दोबारा तेंदुआ स्पॉट हुआ, देखा गया, इसके बावजूद भी पकड़ में नहीं आया और लोगों ने इस पर भी सवाल काफी ज्यादा मुतलका महकमे पर उठाए। लेकिन उसके बाद अब चूंकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और जो कल हमने आपको बताया था कि इंतजामिया की तरफ से इस इलाके के अंदर हालात को कंट्रोल में करने के लिए अब क्या किया जाएगा। पहले तो लोगों से ये अपील की गई है, महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि सुबह सवेरे नर्सरी के करीब न घूमें, कोशिश करें कि सुबह के वक्त जंगली इलाके के पास जाने से गुरेज किया जाए ताकि किसी तरह के जानी या माली नुकसान से बचा जाए। दूसरी बड़ी बात जो मुतलका हुकाम की तरफ से ये कही गई है गाइडलाइंस में कि तेंदुए को देखकर उसका पीछा न करें, किसी को भी नुकसान हो सकता है, आम शहरी दोनों अतराफ रहते हैं, इसलिए इस चीज से बचा जाए कि तेंदुए का पीछा ना हो। माल मवेशियों के साथ 3 से 4 अफराद रहें। महकमे की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आप भीड़ बकरियों के साथ जाते हैं, बाकी माल मवेशी हैं जो लोग पालतू जानवरों के साथ निकलते हैं, तो 3 से 4 लोग रहें ताकि किसी खतरे से बचा जाए। रात के वक्त झाड़ियों के करीब ना जाएं, इंतजामिया की तरफ से साफ हिदायत दी गई है। और घर के बाहर रोशनी का मुनासिब इंतजाम रखें ताकि जंगली जानवर, तेंदुआ हो, बाकी जानवर हो, वो घर के करीबी इलाकों के अंदर न पहुंचे, रोशनी देखते ही वो घर से दूर रहें या दूर भागें। तो इस चीज़ की भी हिदायत दी गई है गाइडलाइंस में। घर के बाहर रसोई के फुजलात जमा ना रखें। बहुत सारे लोग वेस्टेज जो है वो घर के बाहर रखते हैं और उस पर भी जंगली जानवर आकर जहां पर इंसान इसका शिकार बन जाते हैं। तो रिहायशी इलाके में जंगलात को साफ रखना और घर के बाहर रसोई के फुजलात जमा ना करना, ये बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसके लिए वाइल्ड लाइफ ने कह दिया है। इसके साथ साथ मवेशियों को रखने के लिए मजबूत घर या शेड्स बनाएं।
ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर तेंदुआ उनके करीब या बाकी जंगली जानवर उनके करीब आसानी से ना पहुंचे। तेंदुए के नजर आने पर शोरगुल ना करें, इंतजामिया की तरफ से साफ कहा गया है। शोर शराबा करेंगे तो इसका उल्टा नुकसान आम शहरियों को हो सकता है। और महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो आखिरी बात कही गई है कि अगर कहीं पर भी आपको पता चलता है कि तेंदुआ है, कहीं नजर आता है, तो शोरगुल करने के बजाय महकमे को इतला दें। अलग अलग फोन नंबर जारी किए गए हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं उनके नंबर्स नई गाइडलाइंस में जो कल प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक महकमे की तरफ से वो जारी करके बता दिया गया है कि किसी भी वक्त अगर तेंदुआ नजर आता है तो मुतलका महकमे को खुद कोई एक्शन लेने के बजाय कंसर्न लोगों से राब्ता करें, उनको बताएं किन इलाकों के अंदर क्या इकदाम किया जा सकता है और फौरी तौर पर कार्रवाई करके आम शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाते हुए किसी तरह से जान माल का नुकसान ना हो, इससे बचाने के लिए कार्रवाई की जाए। इसके लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए हैं और 11 निकात जो आपके सामने हमने रख दिए हैं, जिन पर इंतजामिया की तरफ से इस बार तवज्जो मबजूल कराई गई है ताकि आम शहरियों को नुकसान से बचाया जा सके। बढ़ते हैं आगे, बात अब दोबारा इंतजामिया की करते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अंदर जहां पर पिछले दिनों 2 ऑफिसर्स और अब बाज़ाब्ता एक सीनियर ऑफिसर को यानी चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जिनने अपनी कुर्सी संभाल ली है और कुर्सी संभालने के बाद से ही पहले दिन उन्होंने एक बड़ी मीटिंग भी की है, अहम इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में पहली बार मौका दिया गया सूबाई इंतजामिया के अफसरान अपनी जगह, लेकिन उनके साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी, जहां पर अरुण कुमार मेहता के जरिए इंतजामिया तक उन्होंने अपने जो तहफ्फुज़ात थे, जो खदशात थे, वो इंतजामिया के नोटिस में लाए। और इस पहली मीटिंग के दौरान जो कि गैर मामूली अहमियत के हामिल भी बताई जा रही है, यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी हुआ, इस तरह की खबरें आई, लेकिन अवामी नुमाइंदों को जहाँ पर मौका मिला अपनी बात रखने का, सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामला या जो तरजीह बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर जो अलग अलग हल्का इंतखाब है वहाँ पर कैसे वो तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई और इंतजामिया और इन अवामी नुमाइंदों के दरमियान जो तालमेल का फुकदान था, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश मुसलसल कर रही हैं, उस फुकदान को दूर करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू इशफाक कल की मीटिंग में भी हुई। बिल्कुल, कल की मीटिंग में जहां सिक्योरिटी का मामला, सरफहरिस्त रहा, एकोमोडेशन का मामला, ऑनरेडियम का मामला डीडीसीज की तरफ से सामने रखा गया, वहीं पर कल रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी इस बात की वजाहत कर दी गई कि हुकूमत उनके साथ है और जिस तरीके से कानून को बनाया गया है और जिस तरीके से एक्ट को मुरतब किया गया है उसकी अमल दरामद होगी और जो भी अफसर इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया उसके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये अगर माने तो ये पहली मीटिंग थी ऐसे जिसमें सभी डीडीसीज एक तरफ से थे, डिप्टी कमिश्नर थे, एसएसपीज थे और इंतज़ामिया के आला अफसर बशमूल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर मौजूद थे और चीफ सेक्रेटरी, नौमुंतखबा चीफ सेक्रेटरी जो थे वो पहली मीटिंग दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी ने आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो एक मैसेज दे दिया है डाउन टू द टेबल कि देखिए ये लोग हैं ये एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहेंगे, ये मामलात को देखेंगे, डेवलपमेंटल इश्यूज को देखेंगे और डिपार्टमेंट के लोग या इंतजामिया के लोग जो हैं वो इन्हें किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन से दूर नहीं भाग सकते हैं और अगर कोऑर्डिनेशन करने में कोई नाकाम रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लगातार आवाज़ आ रही थी कि कोऑर्डिनेशन का फेलियर है, लेट अस होप सो कि इस मीटिंग के बाद रफ्तार दिखे, मीटिंग सिर्फ मीटिंग तक ना हो बल्कि रफ्तार नीचे दिखे और गुफ्तार के जरिए से और किरदार के जरिए से अफसर ये साबित करके दें कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और मंजरनामे को बदलने के लिए हर वक्त कोशिशें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी आसिफ, चलिए इंतजामिया की मीटिंग के बाद अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो कोविड से बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से मजीद बेहतरी के लिए इंतजामिया की तरफ से कुछ नई जिम्मेदारियां तय करते हुए कोविड मुतासरा बच्चों का तहफ्फुज़ कैसे हो सके, इसके लिए इंतजामिया की तरफ से जिले सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दी गई है और टास्क फोर्स को ये जिम्मेदारी होगी कि 7 रुकनी कमेटी की सरबराही मुतलका जिला तरक्याती कमिश्नर करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में बच्चों को जो कोविड से पॉजिटिव हुए थे या कोविड से मुतासिर हुए, इनमें वो लोग भी हैं जिनको मुख्तलिफ अजला के अंदर जिनके अपने या जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए कोविड-19 के बीच में, उन सभी की जिंदगी आगे कैसे चलाई जा सके, इस कोविड की दूसरी लहर के बीच इंतजामिया ने नई जो टास्क फोर्स तश्कील दी है जिले सतह पर, उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि इन बच्चों के जो तहफ्फुज़ात हैं उनका ख्याल रखना होगा और जिला तरक्याती कमिश्नरों की सरबराही में जो 7 रुकनी कमेटी काम करेगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर,
कोविड-19 से जो मुतासिर हुए बच्चों हैं उनकी मदद या इमदाद कैसे की जा सके, और इंतजामिया ने जो हाल ही में उनके लिए खुसूसी ऐलानात किए थे, मुराद देने का ऐलान किया था, उनकी तालीम से लेकर बाकी रहने का, खाने पीने का खर्चा, वो तमाम चीजें अब डिस्कस की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इंतजामिया की तरफ से। और इंतजामिया को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो है 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर टास्क फोर्स की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद लिस्ट को फ्रेम अप करेंगे और किस बच्चे को क्या कुछ मुराद देने हैं, किसको स्पॉन्सरशिप करनी है, किसको माली मुआवनत करनी है, किसको यतीम खाने में रखना है या किसको क्या कुछ चाहिए, इस हवाले से एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को सौंपनी होगी, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर 15 दिन के बाद जब रिव्यू ले तो उनके सामने पूरा प्लान हो कि आने वाले दिनों में इन बच्चों के साथ क्या कुछ करना और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो जिले लेवल पर जो बच्चे हैं इन्हें अब आगे बढ़ाया जाए। तो ये खबर थी जनाब बच्चों के हवाले से, उन बच्चों के हवाले से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोविड की वजह से असरअंदाज हुए हैं। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। बड़ी खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोबाइल ये वो चीज़ है आज जिसके ज़रिए से आप क्लास को भी अटेंड करते हैं, इसके ज़रिए से वैक्सीनेशन को भी आप करते हैं और इसके ज़रिए से आप राब्ते भी बहाल रखते हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्किंग का जमाना दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। यानी आपके पास जो यंत्र है, आपके पास जो इक्विपमेंट है, आपके पास जो गैजेट है, ये जब आप उन इलाकों में लेंगे तो ये बेकार है, एक तमाशा है। और यही हाल है नॉर्थ कश्मीर, बारामुल्ला का एक गांव है जी, जहां से ये इत्तला है कि आज 21वीं यानी 2021 चल रहा है, आज के दिन में भी वहां पर इंटरनेट और फोन लाइन का कोई भी निजाम नहीं है। लिम्बर गांव है जो तकरीबन श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिल्कुल पास में है, लेकिन आज के दिन में इस इलाके को मोबाइल इंटरनेट खिदमात मैसर नहीं है। निजी कंपनियों की तरफ से टावर लगाए गए थे, टावर इंस्टॉल किए गए, लेकिन उन्हें फंक्शनल नहीं बनाया गया। नंबर 1, अब निजी कंपनियां तो दूर, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जिसका एक बड़ा नेटवर्क पूरे मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो भी वहां पर अपनी सर्विसेज को रेस्टोर करने में नाकाम हुई है। अब आज के दिन में परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि ऑनलाइन क्लासेस है और एक ऐप जो है वो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है जिसके तहत बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के असाइनमेंट्स देने हैं, बच्चों के असाइनमेंट्स वहां पर अपलोड करने हैं। और आज के दिन 8 से 9 किलोमीटर उस गांव से बाहर आना पड़ता है बच्चों को, ताकि वो अपना काम देख सके। और पढ़ना तो दूर, ऑनलाइन पढ़ना तो दूर, क्योंकि निजाम इस तरीके का है जिला बारामूला के बिम्बर गांव के अंदर, जहां पर लगातार हुकूमत की तरफ से आज तक ये वादे किए गए कि आज नहीं तो कल यहां पर सर्विस को रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये कि जब आप और हम बात कर रहे हैं तो शायद टीवी पर वो हमें देख सके, लेकिन अगर उन्हें हमारे प्रोग्राम में राब्ता करना हो तो उन्हें खत लिखना है। वो खत लिखना है जो शायद आज कोई नहीं लिखता, क्योंकि मैसेज और शॉर्ट ट्विटर और फेसबुक का ज़माना है। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो आज भी सन 80 की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की नज़रों से ये गांव ही ओझल है। और इस तरीके से सवाल पैदा होता है उस बड़े ख्वाब पर, डिजिटल इंडिया पर। अगर एक भी आदमी डिजिटल इंडिया के ख्वाब से बाहर रहता है तो ख्वाब शर्मंदे ताबीर नहीं होता, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े आदमी वजीर आजम ने इस ख्वाब को देखा और इस ख्वाब की तामीर के लिए और इस ख्वाब की ताबीर के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाया गया। लेकिन आज के दिन जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर कॉलिंग कभी कभार तो होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नामो निशान भी नहीं है। तो यह खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट से कोरोना केसेस का अपडेट भी बताते हैं और उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, आलमी वबा के बीच थोड़ी सी राहत की खबर। आज काफी दिनों के बाद जो पिछला रिकॉर्ड था 16 सितंबर का 97,000 के आसपास केसेस, वो रिकॉर्ड टूटा है और ग्राफ बहुत नीचे आया है। तकरीबन 50 दिन होने लगे हैं जब मुल्क के अंदर अब जाकर ग्राफ नीचे गिरा। 1 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 87,295 के आसपास नए मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं और मजीद 2115 मुतासरीन की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। मुल्की सतह पर यह सूरत हाल अब तक रही है। लेकिन कोविड के इस बढ़ते ग्राफ में जहां पर एक थोड़ी सी अच्छी खबर यह भी है कि इन्हीं 24 घंटों में 1,85,000 से ज्यादा मरीज जो सेहतियाब भी हुए हैं, जो कुल मिलाकर अब तक बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी, और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 14% के आसपास वो आबादी जो वैक्सीनेशन में
जहां पर केसेस कम हुए हैं, पॉजिटिव रेशो है वो नीचे रही है। 22 तशवीश है कि अमवात की शरह जो है वो 2000 से ऊपर अभी भी है, यानी नीचे फिलहाल ग्राफ वो नहीं गिरा है। लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिन्होंने अभी तक सरकार के मुताबिक फुली जिनको वैक्सीनेट किया गया है 3.5% के आसपास है जिनको पहली और दूसरी खुराक मिल गई है, और जिन लोगों ने तकरीबन 1 डोज लिया है अभी तक पहली खुराक की, उनकी भी तादाद 15% के आसपास बनती है सरकारी फिगर्स के मुताबिक। लेकिन अच्छी खबर ये कि 50 दिनों के बाद ग्राफ नीचे गिरा है और केसेस आकर आज नीचे आकर 1 लाख से नीचे ये ग्राफ पहुंच गया है। ये एक तरफ की सूरत हाल। अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी है जहां पर केसेस 1000 से नीचे गिरे हैं। काफी वक्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड-19 केस, मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद नीचे आई है। मुसलसल कमी देखी जा रही है। 977 ताजा मामले सामने आए हैं यूनियन टेरिटरी से और मजीद 16 मरीजों ने इंतकाल किया है पिछले 24 घंटों में। 51 दिनों के बाद मुतासरीन की तादाद 1000 से नीचे देखी गई है और कुल मिलाकर एक्टिव केसेस तादाद जो 50,000 49,000 यहां पर फंसी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तकरीबन आकर इस वक्त 23,520 तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर राहत की बात मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के लिए भी। चलिए जी, ये तो थी जनाब कोविड का अपडेट। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोविड लॉकडाउन के बीच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से चरमरा रही है और हजारों लोग जिनका रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है वो किस तरीके से अब कस्मपुरसी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इसकी आपको बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।